नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आज की खबर की जो शुरुआत हम करेंगे वो प्रतापगढ़ से होगी। प्रतापगढ़ से खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि होली के दिन एक घटना घटित हुई कंधई बाजार में। जहां वो घटना घटित हुई वो मस्जिद पर रंग डालने को लेकर के एक घटना प्रतापगढ़ में घटित हुई कंधई बाजार में, जिसके बाद वहां पर जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, उन्होंने पुलिस के खिलाफ हल्ला बोल दिया। पुलिस के खिलाफ कार्रवाई को लेकर के सड़कों पर आ गए, आंदोलन की चेतावनी दी और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो भी कंधई बाजार में घटना घटित हुई है होली के दिन में, जहां पर मस्जिद की दीवार पर रंग पड़ने की वजह से कुछ लोगों को बेरहमी से पीटा गया। कुछ लोगों क्या मतलब 2 लोगों को बेरहमी से पीटा गया, उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की है। उन्होंने ये आरोप लगाया है। उनका मानना है कि पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई में, जो पूरी घटना में जो कार्रवाई की है, वो पुलिस कर्मियों पर ना करके पीड़ित परिवारों के ऊपर ही की और उस पर इस तरीके की बर्बरता की, इस तरीके का जुल्म ढाया कि उनका जो दर्द है वो आज भी कम नहीं हो रहा है। और वो दर्द और चोट शरीर से नहीं है, बल्कि जो उनको मानसिक रूप से क्षति हुई है वो भी कहीं ना कहीं उनको परेशान करती हुई आ रही है। और शायद यही कारण है कि होली के इतने दिन बीत जाने के बाद भी जो दर्द है, जो मानसिक प्रताड़ना है, जो उनके अंदर बसी हुई है, क्योंकि चोट के निशान तो उनके शरीर पर हैं, लेकिन जो मन में जितने वो प्रताड़ित हो रहे हैं या जो इस समय प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आज भी उनके अंदर दुर्भावना का शिकार पैदा कर रही है। और साथ ही साथ ये भी कह रही है कि कानून में क्या, राज्य में क्या इस तरीके की संविधान में व्यवस्था है कि अगर आम आदमी गलती करेगा तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन अगर पुलिसकर्मी अगर कोई गलती करे तो वो सजा के हकदार नहीं है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। साथ में वो पीड़ित भी जुड़े हुए हैं जिन्होंने आरोप लगाया है कि प्रतापगढ़ में कंधई बाजार में जो घटना घटित हुई थी उस दिन पुलिस ने इनके साथ बर्बरता की वो सारी हदें पार कर दी, जो यहाँ पर बताने के लिए वो खुद मौजूद है। हमारे साथ पीड़ित भी मौजूद हैं, उनके साथ दूसरे पीड़ित भी वहां पर मौजूद है। साथ ही साथ व्यापारी नेता रवि गुप्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं, क्योंकि जो रवि जी हैं ये बार बार कह रहे हैं कि पुलिस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं की गई है। फिलहाल सबसे पहले हम अपने साथी ज्ञानेंद्र के पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, क्या है पूरा मामला, किस दिन का है मामला और किस बात को लेकर के जो ये पीड़ित हैं ये पुलिस के खिलाफ बात करने के लिए, उनके खिलाफ कंप्लेंट करने की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अखंड, शुरुआत करते हैं 4 तारीख से। लेकिन पहले एक चीज बता दूं, एल फॉर लाइव होता है, लाइव कर रहा हूं LIVE, क्योंकि स्पेलिंग पूछी जाए तो पहले तो स्पेलिंग कहीं गलत ना हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि कहीं पुलिस मेरे ऊपर भी ऐसा अत्याचार ना शुरू कर दे। बात है 4 तारीख की, होली का दिन था, होली का त्योहार था, होली खेली जा रही थी और फुटेज भी है हमारे पास। मैं आपको साफ तौर पे स्पष्ट कर दूं कि उस फुटेज में दिखाई दे रहा है, मस्जिद के ऊपर से फुटेज भी बनाई गई है, कोई अलग फुटेज नहीं बनाई गई है, कोई CCTV फुटेज नहीं निकाली गई है, बाकायदा मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्डिंग है ये पूरी। केवल होली के त्योहार में अपने ही घर पे होली खेल रहे थे, सामने मस्जिद है, सामने प्रजापति जी का घर है, सामने मस्जिद है, बगल थाना है। अब ये भी नहीं कहेंगे कि 150 मीटर की दूरी पे थाना है, सब कुछ बगल ही बगल है। पूरी घटना हुई है क्योंकि लाइव के दौरान जिस तरीके से आपको बता दें कि पूरी फुटेज सामने आई और पुलिस की बर्बरता, एक तरफा कार्रवाई की गई। सबसे बड़ी चीज ये थी कि आपको बताते चले कि साफ फुटेज में दिख रहा है कि वो दूसरे के ऊपर रंग डालने जा रहे थे गलती से। ये नहीं कहा जा रहा है कि कहीं जानबूझ के रंग डाला जा रहा है, पूरा का पूरा फुटेज में गलती से वो रंग का कुछ छींटा, कुछ बूंदे, मैं कह सकता हूँ कि कुछ बूंदे वो जमीन पे गिरने के बाद वो दीवार पर जाकर गिरी। और उसी के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से जो अभी तक मेरे पास जानकारी है, कोई भी तहरीर नहीं पड़ी, उस दिन भी कोई तहरीर नहीं पड़ी, कोई कंप्लेन नहीं की गई। कुछ लोगों ने सूचना दी, फिर उसके बाद 2 लोगों को पकड़ के लेके थाने जाया गया। वहां पर उनके साथ जो बर्बरता की गई, पहली बात तो पीड़ित के परिवार को सूचना नहीं दी गई। दूसरी चीज, पीड़ित लगातार कहता रहा, जो इन लोगों ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को बताया वो बातें इन्हीं की जुबानी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरे ओर से कोई भी अलग से शब्द नहीं है। इन्होंने साफ तौर पे बताया कि पहले हम लोगों ने कहा कि हमारे परिवार को सूचना दे दी जाए, सूचना भी नहीं दी गई। फिर उसके बाद असलम खान जो SSI थे, दरोगा थे, वो आते हैं, उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद
इंस्पेक्टर आते हैं, इंस्पेक्टर भी इन लोगों के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। उस दौरान कोई मारपीट नहीं, लेकिन कुछ क्षण बीत जाने के बाद इंस्पेक्टर का आदेश आता है। फिर उसके बाद इनसे साफ तौर पे कन्हई थाने के अंदर पूछा जाता है, ए फॉर एप्पल बताओ, बी फॉर बॉय, स्पेलिंग बताओ, 8 का पहाड़ा सुनाओ, 8 का 8, 8 दूना 16, गिनती कर करके इन लोगों को मारा जा रहा था। पहाड़े में 8 के पहाड़े में 16 आ रहा था, 16 लाठियां एक बार में पड़ रही थी। ये ऐसी लाठियां उन लोगों पर बरसाई जा रही थी। प्रजापति जी हमारे साथ में है, वो खुद बताएंगे जितनी लाठियां इनके ऊपर बरसाई गई वो गिनती कर रहे थे। सोचिए, एक हिम्मत की बात भी देंगे कि पुलिस इनके ऊपर यानी बिल्कुल हम सबसे पहले यही, क्योंकि हमारे साथ प्रजापति जी खुद बने हुए हैं। प्रजापति जी, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपके साथ उस दिन क्या घटना घटित हुई थी, किस बात को लेकर के पूरा विवाद हुआ था, और उस मामले में आप क्या चाहते हैं? सर जी, हम ये चाहते हैं कि जो हमारा विवाद तो वहां कुछ नहीं था, इसको विवाद बनाया जा रहा था, हिंदू मुस्लिम बनाया जा रहा था पुलिस के द्वारा। नहीं, पूरी घटना बताइए, क्या हुआ था, किस वजह से आप कह रहे हैं, इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं कि पूरे विवाद इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, क्योंकि आप पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, तो कम से कम आप वो पूरे बात तो बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या हुआ था उस दिन, क्या घटना घटित हुई थी? जी, घटना ये थी, मेरा जो घर है जस्ट मस्जिद है, मेरे घर के सामने रोड है, रोड के जस्ट सामने मस्जिद है और मेरा इस पार घर है, यानी आमने सामने हम दोनों लोग आमने सामने हैं, मस्जिद और मेरा घर। तो वहां पर जब ये लोग, हमारे हिंदू भाई, जब हमारे परिवार के, हमारे गांव के लोग हैं, होली खेलते हुए हमारे दरवाजे पहुंचे, तो जिसमें आदर्श मोदन वाल थे, पानी से भरा आधा थोड़ा टप रहा होगा, जिसमें मेरे बच्चे सुबह से ही वहां पर घर पर होली खेल रहे थे। तो होली खेलते हुए जब आदर्श भाई आते हैं, तसला उठाकर दूसरे भाई के ऊपर कलर डालने की कोशिश करते हैं, जिसमें मस्जिद की तरफ उनकी पीठ रहती है और हमारे घर की तरफ उनका चेहरा रहता है, वो हमारी तरफ डालना चाह रहे थे। और जब जमीन पर पानी गिरते ही मौके पर कुछ छींटे या बूंदे हमने तो देखा भी नहीं, किया हुआ क्या नहीं, हमको देखने का मौका भी नहीं लगा, क्योंकि प्रशासन हमको मौके पर लेकर थाने लेके चला गया कि उसमें क्या हुआ। हमको अब थाने में ले जा करके बर्बरता तरीके से हमारा उत्पीड़न किया गया, हमको 56 डंडे मारे गए, जिसमें उन्होंने 56 डंडे इस प्रकार से मारे। पहले तो उन्होंने हमसे पूछा कि किसी ने जैसे हमको बताया, हमको हमारे लिए बताया कि सर इनका घर था, इन्होंने रंग घोला हुआ था। तो यशो साहब ने हमको शांतिपूर्वक बुलाया, तुम यहाँ दंगा भड़का रहे हो। हमने कहा सर ऐसा तो कोई बात नहीं, हमारा तो घर ही, हम दंगा क्यों भड़काएंगे, हमारा तो घर स्वयं जो है मस्जिद के सामने है, तो हम ऐसा क्यों करेंगे, विवाद हम क्यों पैदा करेंगे जहाँ पे हमारा भाईचारे की बात बनती है। तो हमको थाने में ले गए। मौके पर जब थाने में ले गए तो हमको लगातार आते उन्होंने बिना पूछे आशे हमको 10 डंडे 12 डंडे लगातार मारे। मारने के बाद यशो साहब, सत्येंद्र सिंह भदौरिया जो थाने के प्रभारी इंचार्ज थे, सत्येंद्र सिंह भदौरिया जी ने मुझको 10 डंडे 10-12 डंडे लगातार मारे। उसके बाद हमसे कहते हैं कितने पढ़े हो। हमने कहा सर जी हम हाई स्कूल 10वां पढ़े, 10 तक पढ़े हैं। बोलते हैं कि हमको एप्पल की स्पेलिंग बताओ। हमने कहा सर जी एप्पल की स्पेलिंग तो आजकल छोटे बच्चे को भी आती है, हम वो भी बताए उनको। जब उन्होंने कहा एप्पल किसे कहते हैं, हमने कहा सर सेब को कहते हैं, सेब को इंग्लिश में एप्पल कहते हैं, तो एप्पल की स्पेलिंग बताइए। हमने स्पेलिंग बताई। फिर अम्ब्रेला की स्पेलिंग उन्होंने पूछी, हमने वो भी सही बताया। तो वहां पर एक मुंशी जी थे, आजम सिद्दीकी, जो मुंशी थे उनका नाम आजम सिद्दीकी है। वो मौके पर एसओ साहब उनसे कह रहे हैं क्यों मुंशी जी ये सही कह रहे हैं, तो वो कहते हैं नहीं सर इसकी स्पेलिंग पूरी गलत है। तब जितनी स्पेलिंग उतने डंडे हमको मारे जा रहे थे। फिर उसके बाद वो बोलते हैं पहाड़े आते हैं। हमने कहा सर आजकल तो पहाड़े आप पहले बच्चे से पूछेंगे तो वो भी बता देंगे। तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा आप हमको 8 का पहाड़ा बताइए। जैसे हमने कहा 8 का मान 8 दूनी 16, 8 जैसे 24 करने के बोले क्यों। फिर मुंशी से पूछते हैं मुंशी जी सही है, तो मुंशी जी कहते हैं नहीं सही है। आजम सिद्दीकी जी कहते हैं नहीं सही है। तब उस प्रकार से हमको पीटा जाए। फिर इसी प्रकार से उन्होंने 16 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, यानी कई बार हमसे पूछे, जिसमें उन्होंने लगातार हमको 56 डंडे मारे। मतलब ये एसओ साहब ने 56 डंडे आपके मारे। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि वहां पे जो थाने में तैनात और भी पुलिसकर्मी थे उन लोगों ने भी आपके साथ बर्बरता की, जैसा आप आरोप लगा? जी, वो जैसे हम सही अगर कोई इस वर्ड कह भी रहे हैं तो ये कहते हैं नहीं सर ये गलत कह रहा है, ये झूठ है, ये सही नहीं है।
अच्छा, मतलब एक जो पुलिस थाने को उन्होंने एक क्लासरूम बना दिया और वहां पर एक पीड़ित जो है या आरोपी था उनके हिसाब से, उससे वहां पर जी पढ़ाई करवा रहे थे, उससे पूछ रहे थे कि ए फॉर एप्पल है या फिर एप्पल माने क्या होता है, अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या होती है। शिक्षक बन गए थे और आप शिष्य बन गए थे, और वो शिक्षक की भूमिका में थे, आप शिष्य की भूमिका में थे पुलिस थाने के अंदर, ऐसा आरोप आप लगा रहे हैं। जी जी इतना कुछ होने के बाद जब आप ये बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने आपके ऊपर 56 डंडे बरसाए, आपके साथ इस तरीके की बर्बरता की, एक थाने को पूरा क्लासरूम बना दिया गया, शिक्षा का स्थल बना दिया गया, एक वहां पर इंस्पेक्टर शिक्षक बन गया, और जो आरोपी था उनके हिसाब से वो शिष्य बन गया, और शिष्य जब एक भी स्पेलिंग गलत बताता था उसके हिसाब से तो उसके ऊपर डंडे बरसाए जाते थे कि सही स्पेलिंग जी बताओ। तो मतलब जी ये जब ये पूरी घटना घटित हो रही थी या इस तरीके की घटना घटित हुई, तो पुलिस थाने में अन्य लोग मौजूद थे, क्या किसी ने रोकने का प्रयास नहीं किया? नहीं सर, मौके पे किसी ने, क्योंकि जब थाना प्रभारी गलत कर रहे हैं तो और कौन उनको रोक सकता है, और किसी के पास अधिकार भी नहीं है उनको रोकने के लिए, उनको आगे बोल दें। नहीं, हमको तो जानकारी ये भी आई है कि एसओ साहब ने ये बयान दिया है कि पहले भी इन लोगों को वार्निंग दी गई थी, पिछले साल भी इस तरह की घटना घटित हुई थी, उसके बावजूद भी इस तरीके का काम किया गया। सर जी अगर हम जान के डाले तब तो कहना था, जब वो रंग पड़ा ही नहीं, हमने तो डाला भी नहीं है, हमने तो डाला ही नहीं। वो आदर्श मोदनवाल द्वारा जो गिर गया होगा तो उसको कहा जाता, लेकिन हमने तो डाला, हम तो अपने दरवाजे पे अपने घर पे ही थे मौके पर। अच्छा, मतलब आप मतलब आपके साथ इस तरीके आपका, अच्छा मान लीजिए आपको तो लेके गए होंगे, चालान किया गया होगा, तो मेडिकल कराया गया था आपका? सर जी मेडिकल वहां पे हमको सीएससी ले जाया गया, शीतलागंज सीएससी लगता है बेलखन्नाथ, वहां पे ले जाया गया। वहां पे हमारा कोई मेडिकल नहीं हुआ, उन्होंने खाली हमारे शरीर देखा बस। शरीर में उनको कुछ नहीं दिखा? नहीं नहीं, उनको कुछ नहीं दिखा, उन्होंने उसमें नो इंजरी लिखा है। तो आपके शरीर पर कोई निशान है? आपके नो इंजरी लिखा है, तो आपके शरीर पे अगर 56 डंडे आपके ऊपर बढ़ते हैं और 56 डंडे आपके ऊपर चले हैं, तो कहीं ना कहीं चोट लगी होगी, तो आपके शरीर पे कोई निशान है? सर जी बिल्कुल है, अभी भी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, अच्छा, क्योंकि थोड़ा सर जी बहुत दिख रहा होगा। आज 12-13 दिन हो गया इस चीज को, तो हम दवा भी खा रहे हैं, अब तो दवा से थोड़ा कंट्रोल हुआ होगा वो। अच्छा ठीक है, ज्ञानेंद्र ज्ञानेंद्र, इस पूरे मामले में हमारे दर्शकों को भी जानना होगा कि देखिए इस तरीके की अगर पुलिस बर्बरता का आरोप लगा है, क्योंकि कई बार हमने थानों में टॉर्चर की खबरें सुनी है, पुलिस को फटकार भी लगी है, पूरा का पूरा थाना सस्पेंड भी हो जाता है कई मामलों में। इस मामले में आखिरकार पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल देखिए, कार्रवाई के नाम पे बात करें तो असलम खान दरोगा को सस्पेंड किया गया है। फिलहाल 3 सिपाही को लाइन हाजिर किया गया है, और जो जानकारी है, और उसके बाद कल एक छोटी सी खाना पूर्ति की गई पुलिस की ओर से। अगर यही कोई अन्य चीजें हुई थी तो सीधे सीधे तौर पे निलंबित की कार्रवाई सामने आती है। क्या क्या कभी देखा जाता है कि अगर कोई मुकदमे में जांच में लेट और या जांच के दौरान कुछ ऊंचा नीचा करना तो सीधे सस्पेंशन की कार्रवाई आती है, और जबकि पीड़ित के पूरा का पूरा शरीर बयां करता है कि उसके साथ खाने में किस तरीके से पूरी की पूरी बर्बरता की गई है। अगर इस अंग से बात करूंगा और नीचे तक जाऊंगा तो पुलिस की बर्बरता साफ तौर से दिखती है कि किस तरीके से कन्हई खाने के अंदर जो है पीड़ित के साथ जो है अन्याय किया गया है। अगर इनके पास समय होता है तो पीड़ित को 2 दिन और लॉकअप में रखते, लेकिन सबसे बड़ी चीज 4 तारीख को ये लोग रखते हैं, 5 तारीख को 4 तारीख को पीड़ित को जेल भेज दिया जाता है, 1 दिन के लिए जेल कर दिया जाता है, और 5 तारीख को जब छूट कर आते हैं ना, ये लोग अपनी जो है दास्तान बयां करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो 6 तारीख को ये लोग थाने का घेराव करते हैं, और सीधी सी बात है कि कार्रवाई के नाम पे जो प्रतापगढ़ पुलिस, आज से मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, मैं आपको 3 सालों से लगातार बताता चल रहा हूँ कि प्रतापगढ़ पुलिस किस तरीके से काम करती है। चाहे वो प्रतापगढ़ की नगर कोतवाली पुलिस हो, चाहे वो प्रतापगढ़ की कन्हई पुलिस हो, अंतु कोरो, 24 थाने पड़ते हैं, 1 महिला थाना, 1 साइबर थाना, 26 थाने हो गए। 26 के 26 थानों में किस तरीके से कार्रवाई की जाती है, कितनी चौकियां आती है, क्या होता है, सब कुछ आपको बयां किया हूँ। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि पीड़ित के साथ थाने में बर्बरता न की गई हो, लेकिन इस तरीके की बर्बरता शायद
कहा जाता है हिटलर जैसे जिस तरीके से अपने लोगों के साथ अन्याय करता था, उसी तरीके से इन लोगों के साथ अन्याय किया गया है। कहा ये भी जाता है कि जेल के अंदर जिस तरीके से मारपीट होती है, उससे भी बुरी मारपीट इन लोगों को की गई है। वो जो है ना वही ये भी देखा जाता है। लगभग 2 बजे के आसपास रायबरेली आना है। भैया सारे पेपर लेके फोन बार बार ना कर, एक भैया बार कर नहीं। और दादा रूप नमस्कार हो रहे हैं वहां से। चलो राजनारायण जी म्यूट कर लीजिएगा थोड़ा। बिल्कुल देखिए उस तरीके से कंधई थाने में और खासतौर पर प्रतापगढ़ पुलिस हर वक्त रेल स्टेट रहती ही है। साफ तौर पे अभी क्योंकि लाइव है, पीड़ित से अगर कहा भी जाएगा ना तो उतार के दिखाने के इस समय उसको लाज शर्म नहीं, इस समय सिर्फ वो न्याय की गुहार लगा रहा है कि हमको कहीं से भी न्याय मिल जाए। और फिलहाल जो लाइन हाजिर का हुआ है वो साफ तौर पे रवि गुप्ता जी भी है और उनके साथ साथ अगला भी पीड़ित है। और इस पूरे जो कहा जा सकता है न्याय को आगे बढ़ाने के लिए आरएसएस के भास्कर जी भी है। रवि गुप्ता जी से सीधे तौर पे कि इन्होंने एक दिन के लिए दुकानें पूरी 7 से 8 बाजारें बंद कराई थी, लेकिन समर्थन में 11 बाजार उतर आई। सोचिए ये लोग पूर्ण रूप से जब बाजार बंदी कर रहे थे तो एक वीडियो और वायरल हुआ। सोचिए बाजार बंदी शांतिपूर्ण चल रहा था, कोरोना का आकर वहां पे नेतागिरी करना, ये भी बड़ी बात महत्वपूर्ण कही है। एक बात आपने कही है क्योंकि देखिए प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और आरएसएस एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है, और आप बोल रहे हैं कि उनकी तरफ से बाजार बंदी हुई, तो अगर वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो क्या इतना कुछ होने के बावजूद इतने दिन लग जाते हैं कार्रवाई में? क्या आरएसएस के लोगों की तो बहुत सुनी जाती है, ऐसी बातें सुनने में आती है, तो क्या सरकार इस पूरे मामले में जब कार्रवाई कर रही थी और आरएसएस के ही अधिकार मतलब जो संगठन के जो लोग हैं वो भी इसमें आगे आकर के पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रहे थे, तो क्या पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाई? जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने तत्परता दिखाई? अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ साफ तौर पे, फिर उसके बाद हम सीधे रवि गुप्ता जी के पास चलेंगे और कुल भास्कर जी से भी कहेंगे कि वो साथ में आ जाए। आपको एक चीज बात बताते हैं कि हमारे पास जो सूचना आई थी, दयाशंकर सिंह जो प्रभारी मंत्री है और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर भी है, साफ तौर पे वो आए थे। मेरे पास जो जानकारी है मैं उसी जानकारी के अनुसार बात करूंगा। दयाशंकर जी जब पीड़ित से बात कर रहे थे वो मोबाइल नीचे करके चला रहे थे और ये स्पष्ट तौर पे पीड़ित ही साफ तौर पे बता सकते हैं। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, न मैंने आंखों से देखा है, लेकिन मैंने सुना है तो पूछ लेते ना। बिल्कुल। और दूसरी चीज कि सोचिए विधायक, जिलाध्यक्ष, मंत्री, कई मंत्रियों का हस्तक्षेप, कई नेताओं का हस्तक्षेप, तो कार्रवाई क्या हुई आपको पता है? एक एसएचओ को सिर्फ लाइन हाजिर किया गया, एक एसएचओ को सिर्फ लाइन हाजिर किया गया, ना कोई जांच चल रही है लाइन हाजिर के नाम पे। आपको भी पता है कि जांच में क्या किया जाता है, एक सीओ क्या करता है एक जांच में, ये आपको भी पता है। तो इतने लोगों के हस्तक्षेप के बाद अगर आप लाइन हाजिर कर रहे हैं, सस्पेंशन का जो है दावा करके विधायक को, पीड़ित को और आरएसएस के लोगों को, सबको, जो पीड़ित ने हमको बताया था, जो हमारी कल देर रात रवि गुप्ता जी की बात हुई, जो हमको रवि गुप्ता जी ने बताया था, केवल उन्हीं की बातों को मैं दोहरा रहा हूँ कि सस्पेंशन की बात कही गई थी, लेकिन शाम रात में देर रात 9:30 बजे प्रेस नोट आती है तो उसमें सिर्फ लाइन हाजिर का जो है बताया गया। और उसके बाद से ही पीड़ित से ही पूछ लीजिए आप कि पीड़ित कितना खुश है। और दूसरी चीज कि ये लोग अभी भी आज की भी डेट में जो है मुकदमे की मांग कर रहे हैं और खौफ का माहौल है। रवि गुप्ता जी साफ तौर पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने एक दिन की बाजार बंदी का आह्वान तो किया, बाजार बंदी 11 मार्केट भी बंद हुई, तो क्या आप लोगों ने 6 से 7 मार्केट को लेकर के चले थे, 11 मार्केट बंद हुई। उस दिन 11 तारीख को क्या क्या हुआ था? तुम्हारे उनको बोलो म्यूट कर ले यार, वो कंटिन्यू डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो फ्रेम से हट जाए। भाई म्यूट कर लो प्लीज। बताओ क्या क्या हुआ था, क्या क्या हुआ था, पूरा घटनाक्रम आप बताइएगा। जी देखिए, चूंकि 4 तारीख को होली के दिन जो कंधई बाजार में जो घटना हुई, निश्चित तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण है। जब ये लोग होली खेल रहे थे तो होली खेलने के दौरान
जो पीड़ित जो अभी शीतला प्रसाद प्रजापति जो दिख रहे हैं, ये अपने घर की ओर मुंह करके, और पीछे इनके पीठ की तरफ मस्जिद है, इनके घर के सामने मस्जिद है, और पीछे से इनके एक मित्र हैं, वो टब लाकर पानी इनके ऊपर डालते हैं, और उसका जब जमीन पे वो पानी पड़ता है उसका कुछ छिट्टा, ऐसा आरोप है कि उनकी दीवार पर कुछ छिट्टा पड़ता है। और ये वीडियो जो वायरल हुआ है वो मस्जिद के ऊपर से वही लोग बनाए हैं, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि इन लोग की कोई ऐसी मंशा नहीं है कि ये लोग रंग वहां डालना चाह रहे थे कि ऐसा कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़े। लेकिन उसके बावजूद वहां पर मान लीजिए मस्जिद के लोगों ने या ब्लेम किया कि ये लोग रंग डाले हैं, तो इस आशंका पर इनको बोला गया कि 1 घंटे के लिए थाने में बैठा रहे हैं, मामला ठंडा हो जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इनको छोड़ा नहीं गया, इनको दिन भर बैठाया गया, और सबसे बड़ी बात है बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश कराए इनको सीधे जेल भेज दिया गया। ये भी हमको लगता है कि मेरी जो जानकारी में है, ये भी पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है कि इनको किसी ना मजिस्ट्रेट सामने पेश करते तो इनको इतना मारा गया था थाने पे, तो ये लोग दिखाते तो वो लोग कहीं ना कहीं अस्पताल इनको भेजते। और जहां मेडिकल इनको कराया गया वहां पर जो डॉक्टर थे, जब इन्होंने बताया कि यहाँ यहाँ चोट लगी है, तो इन्होंने कहा कौन मारा, तो इन्होंने कहा कि एसओ और दरोगा ने मारा, तो कान सब बंद करो, जाओ यहाँ से। मतलब वो एसओ और दरोगा के नाम पे वो नो इंजरी लिख दे, मतलब जो भी अपना लिखते हैं हमने देखा नहीं है, मतलब कोई ऐसा चीज नहीं लिखते हैं। तो हमारा कहना ये है कि जिस प्रकार से पहाड़ा पूछ कर मारा गया, एप्पल की स्पेलिंग पूछी गई और बर्बरता से मारा गया। देश में कानून सबके लिए बराबर है, और कानून तहत नेटवर्क इशू होगा, रवि गुप्ता जी कट गए हैं। कुल भास्कर जी भी अगर प्रजापति जी अगर जुड़े हो तो कुल भास्कर जी, बिल्कुल रवि जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। की है तो निश्चित तौर पर इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए कि देश में, क्योंकि ये व्यापारी वर्ग के लोग, हम लोगों ने मात्र 6 बाजारें बंद करने का आह्वान किया था और 11 से 12 बाजारें बंद हुई। लोगों के अंदर आक्रोश है, लोग प्रताड़ित हैं, और अगर यही व्यापारी वर्ग जो झोला भर भर के इसी आरएसएस से कुल भास्कर जी भी हैं, ये पूरा का पूरा क्योंकि उसी क्षेत्र के रहने वाले भी हैं। साफ तौर पे कुल भास्कर जी, सबसे बड़ी बात होती है, म्यूट हटा लीजिएगा। सबसे 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 बड़ी चीज होती है, म्यूट हटाइएगा। सबसे बड़ी चीज होती है कि आप लोगों ने इतने दिन इतना बड़ा आंदोलन किया, लेकिन कार्रवाई आपके सामने रखी हुई है। इस कार्रवाई से आप लोग कितना संतुष्ट है? और क्योंकि देखिए बड़े बड़े दिग्गज भी जुड़े, आप भी एक तरीके से आरएसएस बीजेपी का ही अंग कहा जाता है, तो इस कार्रवाई से आप लोग कितने खुश हैं? दयाशंकर सिंह आए थे, क्या हुआ? आप भी गए थे, क्या हुआ, क्या कहा गया? पूरी दास्तां होली से जो बात हो रही है, पूरी दास्तां ये है कि हमने माननीय विधायक जी सदर को फोन किया तो उनका फोन उठा नहीं, तो रात में उनके अभिषेक जी उनके हैं जो नजदीकी, उन्होंने फोन किया, फिर उसके बाद बोले कि विधायक जी फोन कर रहे हैं, रात भर फोन नहीं आया। जब बच्चों को पीड़ित दिखा गया कि मारा पीटा गया है, तब हमने फोन किया उनको। उसके बाद दूसरे दिन सभी बाजार वालों ने बाजार बंद किया। बाजार बंद करने के बाद हम लोग बोले कि चलो पहले थाने में जाते हैं। थाने में अपनी बात रखी, वहां से कोई बात नहीं हुआ। फिर बोले एसपी ऑफिस में चलते हैं। मैं आगे निकल गया, बच्चे लोग पीछे थे। उनके दरवाजे पे सदर विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए, फिर उनके दुकान पे लगाए। फिर हम एसपी से मिले, एसपी साहब बात हमारी सुने, बोले ठीक है, अगर आपकी गलती नहीं होगी, अगर आपकी गलती होगी तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, आपकी गलती नहीं, अगर पुलिस वालों की गलती होगी तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जिसकी भी होगी गलती। लेकिन क्या हुआ, फिर हम लोग आए डीएम साहब के पास, इनकी डॉक्टरी कराने के लिए उनसे लेटर लेना था दोनों बच्चों की। तो लेटर लिया, लेटर लेने के बाद जैसे बाहर निकला, तब मतलब 24 घंटा बीतने के बाद सदर विधायक आए, तो वहां फिर हल्ला हुआ। तो फिर उसके बाद डॉक्टरी अच्छी से हुई। इसमें डॉक्टरी अच्छे से होने के बाद हम लोग घर पे आ गए। फिर आंदोलन चालू हुआ कि भाई इसको जो है, अगर यही हाल रहा तो हम लोग को रहना मुश्किल है, इससे अच्छा है आंदोलन करो। तो भाई साहब का सहयोग, रवि भाई साहब का सहयोग मिला, और सब लोग ने, सभी व्यापारियों का सहयोग मिला। जितने हमने 5 बाजार बंद करने का आह्वान किया था,
जिसमें 10 बाजारें अपने आप हमारे बिना आह्वान किए ही बंद करके रखे थे वो लोग। और इतना क्या बड़ी जो लड़ाई में पुलवास्कर जी जी जो डॉक्टरी हुई थी, जी पुलिस के द्वारा हुई थी या फिर एसपी ने आदेशित किया था? और जो नहीं, डीएम साहब ने आदेशित किया था। क्या उनके पास उस मेडिकल में पूर्ण रूप से जो हम लोगों को उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया, क्या उस मेडिकल में वो चोटें दर्शाई गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल पूर्ण रूप से चोटें दर्शाई गई, इंच इंच चोट दर्शाया गया है। देखिए अखंड साफ तौर पे अभी पुलिस ने बताया था कि इसको खाने पे जिस तरीके से रखा गया, तो उसके बाद सीएचसी बेलखंडात ले जाया गया और वहां पे मेडिकल के नाम पे नथिंग दिखाया गया। उसके बाद रवि गुप्ता जी ने भी बताया कि असावधानिक रूप से उनको जेल भेजा गया बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए हुए। तो साफ तौर पे दर्शाता है एक मेडिकल जो कि विदाउट कहा जा सकता है कि विदाउट इन्फेक्शन किए हुए पूरा जांच किए हुए मेडिकल बनवा दिया गया। और दूसरा जो फिर से आरएसएस के है पुलवास्कर जी, वो आरोप लगा रहे हैं कि डीएम साहब ने आदेशित किया जो कि मेडिकल कॉलेज में मेडिकल बना और उसके बाद उसमें पूर्ण रूप से चोटें दर्शाई गई। वो मेडिकल है, किसका मेडिकल माना जाए? पुलिस का माना जाए या जो डीएम साहब ने आदेशित किया है उनका मेडिकल माना जाए? नहीं, पुलिस का जो सर जो पुलिस का मेडिकल है बेलखरनाथ जो है हॉस्पिटल है सीएचसी, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया है, लगा है। आप अगर वहां देखेंगे बच्चे लोग को बाहर बैठाया गया था और एसडीएम कार्यालय में भी जो है न्यायालय में, वहां पे भी ये लोग नहीं गए हैं, वहां भी कैमरा लगा है। अगर न्यायपालिका या किसी भी तरीके से आप लोग जांच करना चाहें तो बच्चों लोग को बाहर बैठा के उनका रिपोर्ट बना दिया गया, कोई इंजरी नहीं हुई है। और एसडीएम कार्यालय में बिना बच्चे लोग को वहां पहुंचे, इनको जो है क्या कार्रवाई किया, ले जाके जेल भेज दिए। ये सब आप तो लोग न्यूज वाले हैं, चाहेंगे तो सारा रिपोर्ट आपके पास आ जाएगा। बड़ी गंभीर विषय है कि सोचिए कि अगर इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि इतना बड़ा गंभीर मामला आता है, पीड़ित खुद आरोप लगाता है। ये रवि गुप्ता जी हैं, ये पहले बीजेपी में रह चुके हैं, व्यापारी बड़े नेता हैं, आरएसएस विंग से भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी की सरकार है और पुलिस पे इतने गंभीर आरोप लगते हैं। और अभी भी जो पीड़ित है वो पुलिस के हुई उससे असंतुष्ट है, वो कहीं ना कहीं उससे खुश नहीं है। वो चाहता है कि जिस तरीके से उसके साथ बर्बरता हुई है, जिस तरीके उसके ऊपर जुल्म ढाया गया है, उसके लिए कम से कम मुकदमा दर्ज होना चाहिए। इतना कुछ हो गया है ज्ञानेंद्र, क्या पुलिस के आला अधिकारी ने इस पर कोई बयान दिया? अगर पीड़ित के पास इस तरीके की पीड़ित ही खुद आरोप लगा रहा है, क्योंकि आम आदमी अगर किसी के ऊपर आरोप लगाता तो चीजें अलग होती, तो इस पूरे मामले में वहां के कप्तान का क्या कहना है? क्योंकि अब तो ये मामला हाईलाइटेड है, आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, व्यापारी लामबंद है, आंदोलन की बात कही जा रही है, पीड़ित खुल करके मुखर होकर के पुलिस पर आरोप लगा रहा है। तो यहाँ पर इस पूरे मामले पे ऐसा तो है नहीं कि कोई छोटा मोटा मामला है, बड़ा मामला है, 5 लोग इसमें कहीं ना कहीं कार्रवाई भी की गई है। तो पुलिस कप्तान का क्या कहना है? फाइनल कमेंट है, उसके बाद हम चलेंगे अपने अन्य साथियों के पास। बिल्कुल फाइनल कमेंट के साथ रवि गुप्ता को भी हम साथ में लेंगे, लेकिन मैं अपनी बातों को मैं कंप्लीट करते हुए कह रहा हूं कि साफ तौर पे इस पैनल को जब मैं रेडी कर रहा था और पैनल को रेडी करते समय तो जरूर होता है कि अगला पक्ष भी हो, तो मैंने साथ में सीओ पट्टी को मैंने कांटेक्ट किया था। साफ तौर पे उन्होंने मुझसे ये कहा कि इस पहले मुद्दे पे तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा और लाइव तो कतई नहीं आ पाऊंगा जब तक कप्तान साहब का आदेश ना हो। दूसरी चीज कि अभी तक इस पूरे मामले को लेकर के, कन्हई के मामले को लेकर के 2 से 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस अन्य मामलों पे हुआ था, तो हम लोगों ने कन्हई के मामले को लेकर के कई बार सवाल पूछने का प्रयास किया, लेकिन कप्तान साहब ने इस पूरे मामले को लेकर के बोलने से औचित्य बचते हुए नजर आए। और सीधी सी बात है कि इस पूरे मामले में कोई भी बोलने को तैयार नहीं, विधायक मंत्री सब लोग गए, लेकिन लाइन हाजिर का केवल आश्वासन दिया गया। कह सकते हैं कि पकड़ा दी गई। एक सवाल आपसे और लेना है, क्योंकि बड़ी हैरानी की बात है, ये घटना घटित हुई है, विपक्ष अक्सर सवाल खड़े करता है, जाके पीड़ित के घर पे मुलाकात करता है जब कोई हाईलाइटेड मामला होता है। इस मामले में विपक्ष के लोग तो नदारद है, विपक्ष की तरफ से तो शायद ही आवाज उठ रही है, सत्ता पक्ष के जुड़े हुए लोग ही सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बड़ा ही एक अलग अद्भुत मामला है कि विपक्ष का तो कोई दिख ही नहीं रहा है, विपक्ष के लोग तो सवाल ही नहीं खड़े कर रहे हैं। अक्सर वो तो ऐसे कोई ना कोई मामला ढूंढा करते हैं कि कहीं कोई मारपीट हो, पुलिस की कोई बर्बरता हो, कोई कार्रवाई हो, पीड़ित के घर पहुंच जाते हैं,
लेकिन बड़ा ही अद्भुत मामला, यहाँ पर सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग ही सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस पे। बिल्कुल बड़ी सत्ता पक्ष के लोग बन गई है कि सत्ता पक्ष, विपक्ष तो उठाता ही उठाता है, सत्ता पक्ष के जुड़े हुए लोग भी उठाते हैं सवाल। बिल्कुल सत्ता पक्ष के ही लोग खड़े हुए हैं। कभी बीजेपी में रवि गुप्ता रहे हैं, आज उन्हीं के लोगों के खिलाफ जो है खड़े हुए हैं। रवि गुप्ता जी, फाइनल कमेंट है आपके साथ, और उसके बाद क्योंकि हमारे अन्य साथी भी जुड़े हुए हैं। रवि गुप्ता जी, अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि लाइन हाजिर किया गया है, साफ तौर पे पीड़ित कहीं ना कहीं अभी भी खुश नहीं नजर आ रहा है, और अब अगला स्टेप आप लोगों का क्या रहेगा? देखिए ऐसा है कि जब हम लोग पैरवी करने गए और जहाँ जहाँ हम लोग गए, तो परसों जाकर के जब फाइनल कुछ रिजल्ट आने लगा तो वहाँ पर बताया गया कि मतलब सस्पेंड तो करेंगे ही करेंगे, और उसके बावजूद सस्पेंड किसी को नहीं किया गया, मात्र सबको लाइन हाजिर किया गया। थाने के अंदर पहाड़ा पूछ कर, स्पेलिंग पूछ कर जो बर्बरता की गई, क्या कानून उनके लिए कोई दूसरा बना हुआ? क्या पुलिस के लिए देश में कोई दूसरा कानून है? अगर कानून सबके लिए एक बराबर है तो अभी तक उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं पंजीकृत किया जा रहा है? और आज तक के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 12-12 बाजारें एक साथ बंद हो, और खास तौर पे जब से भाजपा की सरकार है, क्योंकि भाजपा के लोग ही हमेशा बाजारें बंद करवाते थे, विपक्ष में अच्छा काम करते हैं हमेशा। तो बाजार आज तक मतलब भाजपा की सरकार में तो बंद ही नहीं हुआ। 12-12 बाजारें एक साथ, लोग प्रताड़ित है, लोगों के अंदर रोष है। तो हम आगे इसमें जब तक मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा, आज हम लोग बैठकर रणनीति बनाएंगे और आगे की लड़ाई लड़ेंगे। निश्चित तौर पर जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम और पीड़ित और सभी व्यापारी हम लोग लामबंद होकर के संवैधानिक तरीके से। दूसरा भी पीड़ित आ चुके हैं, आदर्श मोदनवाल दूसरे पीड़ित आ चुके हैं। अगर आप उनसे भी कुछ बात करना चाहते हैं जी। बिल्कुल, देखिए समय की कमी है हमारे पास, हमारे अन्य साथी भी जुड़े हुए हैं बिल्कुल, और आप सभी ने अपना पक्ष रखा, पीड़ित ने भी अपनी बात बताई, लेकिन इस पर एक सवाल है, अंत में बता दें आप सभी लोगों को कि देखिए, अगर पीड़ित ने कोई आरोप लगाया और खुद आकर के कैमरे पर वो बोल रहा है कि उसके साथ इस तरीके की बर्बरता की गई, एक थाने को क्लासरूम बना दिया गया, जो इंस्पेक्टर था वो शिक्षक बन गया, और जो पीड़ित था, जो आरोपी था पुलिस के हिसाब से, वो शिष्य बन गया, और गलत जवाब देने पर ऐसा लग रहा था जैसे शिक्षक इतने ज्यादा गुस्से में है, रोष में है कि उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। ऐसा जो पीड़ित है वो जो आरोप लगा रहे पुलिस पर। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी बड़ी कार्रवाई हुई, जो रवि गुप्ता है, व्यापारी नेता है, या तमाम जो सहयोगी संगठन है बीजेपी के, वही कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बताने के लिए बड़ी हैरानी वाली बात है कि जो आपके साथ के लोग हैं वही आपकी कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और इस पूरे मामले पर जो पुलिस के ऊपर कार्रवाई उससे वो नाखुश है। इसको लेकर के अपनी बात रखी कि आगे इसको लेकर के आगे जाएंगे और आगे भी वो स्टेप उठाएंगे। फिलहाल आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानेंद्र आपका भी, रवि गुप्ता जी आपका भी, और आप सभी लोगों ने बात बताई है। लेकिन ज्ञानेंद्र, इस पर एक सवाल आप जरूर एसपी से पूछिएगा कि आखिरकार इतना बड़ा प्रकरण है, इतनी बड़ी पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आखिरकार इस पर कार्रवाई जो हो रही है इससे संतुष्ट नहीं है पीड़ित, तो आप इसको कैसे देखते हैं, इसका सवाल जरूर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी ज्ञानेंद्र। इंद्रवीर के पास चलते हैं, रायबरेली से। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? देखिए अखंड, खबर ये है कि हमारे साथ लाइव में भी जुड़े हुए थे राजनारायण जी, अभी किसी रीजन से नहीं है, वो ट्राई कर रहे हैं, अगर आते हैं तो उनसे भी। खबर ये है कि कोतवाली नगर क्षेत्र में अगर बात करें तो कल रात को एक वाकया होता है, और वाकया ये है, बीजेपी नेता है राजनारायण मौर्य, और इनका जो है अपने पिताजी के नाम से इनकी अपनी सिल्ट जो सफाई होती है नहर विभाग में, उस नहर विभाग का इनके पिताजी के नाम टेंडर है, और वो टेंडर पे जितने जो नहर की सिल्ट सफाई है, इनका सबका टेंडर सिंचाई विभाग से होता है। सिंचाई विभाग के थ्रू इनको टेंडर मिला, और ये काम करते अपने पिताजी का, क्योंकि पिताजी की ओल्ड एज हो गई है लगभग, तो वो उसके घर के रहते हैं, सारा कारोबार यही देखते हैं। और इनके ऊपर कल एक हमला होता है, उस हमले को लेकर ये लाइव में जुड़े हैं। मैं एक बार कोशिश करता हूं कि अगर वो जुड़ सकते हैं कि नहीं, क्या स्थिति, तो अगर जुड़ते हैं तो वो अपनी आप बीती खुद बताएंगे। और ये लगभग 11:30 से 12:15 बजे रात की घटना है, और जिस तरीके से घटना हुई, स्कॉर्पियो पे पत्थरबाजी होती है, कौन थे ये लोग? खैर, इन्होंने रात में 112 को फोन किया, और उसके बाद 112 के बाद अगर बात करें तो थाने में जाकर रात को ही तहरीर भी दी, और उस पर एसएचओ से आज सुबह हमारी जब बात हुई IBC 24 की, तो उन्होंने बताया कि इसमें हमारे जो चौकी इंचार्ज है, राजघाट चौकी लगती है, वहां के चौकी इंचार्ज भी
लगे हुए हैं और कोतवाली नगर के जो कोतवाल है राजनारायण जी जुड़ गए हैं। हम इनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला था और किस वजह से ये हुआ है, क्या था आखिर पूरा मामला और इस हमले के पीछे आखिरकार कौन था। और ये बीजेपी के ठीक ठाक नेता भी हैं, अभी इनके पास कोई पद नहीं है या नहीं मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं, खुद बताएंगे राजनारायण जी आखिर पूरा वाकया क्या था और क्यों ये हमला हुआ आपकी गाड़ी पर। और हम पहले तो जानना चाहेंगे जो हमला हुआ है इसके पीछे का कारण क्या है, ये बताइए। कारण सर ये है कि हमारे पिताजी रजिस्टर्ड सरकारी ठेकेदार है पीडब्ल्यूडी सिंचाई विभाग आरएस विभाग के, और मैं A to Z उनका काम देखता हूँ। तो लगभग 11:30 बजे के आसपास राजघाट कुछ गाड़ी आई थी सिल्ट लेके, तो उन्हीं को देखने मैं गया था और अपनी 4 पहिया वाहन से अकेले था स्कॉर्पियो से, और उधर से जब वापस आ रहा था तो एक पड़ता गुरु प्रसाद मेमोरियल हॉस्पिटल, उसी के पास आया तो 2 लोग बाइक से खड़े थे तो हमको रोकने का प्रयास किए। जब हम नहीं रुके बढ़ा दिए गाड़ी, तो पीछे से मेरी गाड़ी पे पत्थर जैसे चीज से वार कर दिया, कई बार मारा। तो हम थोड़ी गाड़ी स्पीड बना दिया, तो थोड़ा आगे गए करीबन 300-400 मीटर आगे, तो हम रुके। तो हमको लगा उस समय तो लगा कि गोली चलाई गई है मेरे ऊपर, लेकिन गोली नहीं था, वो पत्थर था। और इसमें ये ऐसा लगता है कि जैसे ऐसे ठेकेदार ही डिपार्टमेंट के लोगों ने ऐसा हमारे साथ करवाया है, और इससे पहले कभी हमारे साथ कोई घटना नहीं हुई है। और गया फिर मैं कोतवाली 112 इवेंट किया, 112 के बाद जो है कोतवाली गया, एप्लीकेशन दिया। कोतवाल साहब ने भी कहा, चौकी इंचार्ज ने भी कहा कि हम मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और जो है ढूंढ के निकाल रहे हैं दोपहर तक, ये हमसे कहा गया। बात ये है कि राजनारायण जी ये सवाल है आपसे कि जो हमला हुआ आज सोशल मीडिया पे चारों तरफ आपका ही वर्जन और आपकी ही खबर ज्यादातर चल रही है हर एक प्लेटफॉर्म पे, तो ये जो हमला हुआ क्या ये सुनिश्चित प्लान किया हुआ हमला था जो आप काम कर रहे हैं? क्योंकि देखिए जिस तरीके से आपका काम है सिर्फ सफाई का हो या अगर मैं बात करूं एक तरीके से तो मिट्टी का काम, मेरी बात समझिएगा, तो क्या मिट्टी का काम जो करते हैं वो अनलीगल करते हैं आप? मैं पहले तो ये जानना चाहूंगा आपसे। नहीं, कोई अनलीगल कार्य नहीं करते हैं, अनलीगल तो करने नहीं है ना करते हैं। इस समय लगभग 6-7 जो है सिंचाई विभाग से मुझे सिल्ट के टेंडर मिले हैं, महीनों हो गए, महीनों से कार्य चल रहा है। तो नहीं ये आप जो काम कर रहे हैं जो और अन्य ठेकेदारों के ऊपर आप जैसे कुछ और ठेकेदार हैं उनको टेंडर मिला नहीं मिला, वो आपसी रंजिश है, क्या आपसी रंजिश की वजह से हमला कराया गया आपके ऊपर या हमले के पीछे कौन है जिसको, जैसे आप नाम अभी अगर बताना चाहते हैं हमारे चैनल पे IBC 24 पे तो आप बता भी सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। आपने चूंकि एक गाड़ी नंबर भी आपने दिया है वो मेरे याद भी है UP 33 ... है, चूंकि आपने जो अल्फाबेट होता है वो नहीं समझ आया, 57 और 05 ऐसे कुछ नंबर आपने दिए, ऐसे कुछ नंबर है। जी 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 तो वो नंबर भी आपने दिया है, लेकिन वो भी सर अभी हमें डाउट किसी पे नहीं है, लेकिन हम कार्रवाई चाहते हैं। कार्रवाई ये कि आज हमारे साथ छोटी घटना हुई है, चूंकि 2-4-6 महीने का काम है, लगातार हमको रात में रहना है रोड पे, हम गुंडे तो लेके अपनी गाड़ी पे चलेंगे नहीं, क्योंकि हम नेता भी है तो हम अपना काम अकेले कर सकते हैं, स्वतंत्र है। हमारी सरकार कहती है कि रात में आप अकेले निकलिए, कोई आप पे हस्तक्षेप करता है लेकिन आपकी सरकार में आप ही नहीं सुरक्षित है, भाजपा सरकार में भाजपा नेता भी हमने बीच में देखा, एक वीडियो और वायरल हुआ, अमरेश मौर्य जो पूर्व के जिला अध्यक्ष रहे हैं भाजपा से रायबरेली में, पूर्व जिला अध्यक्ष, उनके ऊपर ऐसे ही उनके पड़ोसी ने जो है हमला कर दिया, उनके ऊपर मारपीट हुई, वो एसपी ऑफिस पहुंचे, अब आपके ऊपर ये हमला। तो और भाजपा की जो और तमाम सारी चीजें निकल के आ रही हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि भाजपा, तो क्या भाजपा नेताओं को ही टारगेट किया जा रहा है या फिर भाजपा नेताओं को आगे ना बढ़ने देना, ऐसा क्या रीजन है जो अब आजकल ये रायबरेली में ज्यादा ट्रेंडिंग दिख रहा है, भाजपा नेताओं के ऊपर हमला हो रहा है? हालांकि सर ऐसा है, हमारे हिसाब से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, अगर जैसे पुलिस नहीं करती है कार्रवाई तो ये आगे का विषय है, लेकिन हम आरोप नहीं लगा सकते, इसलिए कि जब से हमने एप्लीकेशन दिया तब से पुलिस जो है लगातार हमसे बात कर रही है, विवेचना कर रही है और आश्वासन पुलिस भी आपकी है ना, प्रॉब्लम ये है ना, पुलिस भी आपकी है सर, प्रॉब्लम ये है पुलिस किसी की नहीं है, पुलिस न्याय की है, पुलिस किसी की नहीं, पुलिस न्याय की है। हमारे साथ न्याय हो रहा है हमारी जानकारी के हिसाब से, अगर नहीं पकड़े जाते हैं
तो फिर हम आपसे भी निवेदन करेंगे और आगे कप्तान साहब से भी बात करेंगे, और जिससे होगा निवेदन कर सकते हैं, जबरदस्ती तो हो नहीं सकता है जी। हाँ बिल्कुल, अभी तो हम देख भी रहे थे इंद्रवीर, हमारे साथ जो अभी प्रतापगढ़ से जुड़े हुए थे वो भी बीजेपी के सहयोगी लोग ही थे, पूर्व बीजेपी नेता थे, व्यापारी नेता भी हैं, साथ ही आरएसएस के विंग से भी जुड़े हुए लोग थे, जो कहीं ना कहीं पुलिस पर ही सवाल खड़े कर रहे थे, पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहे थे, और अभी भी आंदोलन की बात कर रहे हैं कि वो लोग जो कार्रवाई की गई है कप्तान की तरफ से उस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। और आपके ऊपर भी, क्योंकि आप तो खुद बीजेपी के नेता हैं, और अगर आप बीजेपी नेता हैं और आपके ऊपर इस तरीके से हमला होता है, बिल्कुल ये बात आप मान भी रहे हैं कि पुलिस न्याय के लिए आप दिलाने के लिए कार्रवाई कर रही है और आप उससे संतुष्ट भी हैं, जैसा आपने बोला। लेकिन यही बात है कि आखिरकार आपने एक बात अपनी रिपीट की थी कि हमारी सरकार कहती है कि एकदम बिंदास होकर के आप चलिए, आप बिल्कुल सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपकी बातों में वो दम नहीं लग रहा था, क्योंकि आप भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि अगर ऐसा कहती सरकार तो हमला कैसे हुआ, क्योंकि आपने ही बात को कही। नहीं, जिस समय हमला हुआ उस समय लगा कि हमारे ऊपर पीछे से गोली चलाई गई है, लेकिन जब हम देखे तो जो सत्यता थी वही मैंने निवेदन पत्र एप्लीकेशन में FIR के लिए कोतवाली में लिख के दिया है कि ईंट पत्थर ही चलाए गए हैं। और पुलिस हमको इसलिए संतुष्टि है कि मैं सो के नहीं उठा, उससे पहले कोतवाल साहब का फोन गया हमारे पास, कह मौर्य जी क्या हुआ है, कैसे हुआ है, सारी मैंने घटना अवगत कराई है। और फिर वो लगातार दो चौकी इंचार्ज टच में हमसे करीबन 6-7 बार सुबह से बात कर चुके हैं कि हम कर रहे हैं विवेचना, अभी भी आपसे हम बात कर रहे हैं, लेकिन चौकी इंचार्ज महोदय का फोन आ रहा है कि कोतवाली आइए, आप कुछ पहचान करिए। देखिए मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं, हर एक ट्विटर हैंडल पे, हर एक रायबरेली हो, रीजनल चैनल हो, नेशनल चैनल हो, आज आपकी ही खबर चल रही है, आपकी स्कॉर्पियो के साथ भाजपा नेता के ऊपर हमला। तो पुलिस और चौकी इंचार्ज, मेरी बात समझिएगा, यही एक आम इंसान के ऊपर हमला हुआ होता तो पुलिस का रवैया कुछ और होता। मैं एकदम स्पष्ट कहूंगा, इसमें कह हम जंग के क्यों पत्रकारिता करते हैं और आप में और एक आम नागरिक में बड़ा फर्क है नेताजी। तो इस वजह से पुलिस तत्परता से आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। कल को आपका संगठन पुलिस से बात करेगा, एसपी से बात करेगा। अब ये प्रतापगढ़ की खबरों पे देख रहे थे, तो देखिए आज के जमाने में मैं ये नहीं कहूंगा, पुलिस है 100%। रायबरेली की पुलिस हमारी बहुत अच्छा काम करती है, अखर भी जानते हैं, हमारे और भी जो साथी है वो भी जानते हैं। और रवि कुमार के आने के बाद और भी पुलिस सुदृढ़ हुई है, मजबूत हुई है, और अभी फिर एक पीसी है। तो मैं सलाम करता हूं रायबरेली पुलिस को, लेकिन आप समझिए कि आपके उसमें और रायबरेली की आम जनता में थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी हमने देखा कि संघ के कुछ लोगों के खिलाफ प्रतापगढ़ में मार्केट बंदी कर दी गई। वहां से हमारे साथी ज्ञानेन एक रिपोर्ट बता रहे थे और पीड़ित बता रहा था होली के दरमियान ये वाकया हुआ, जैसे बता रहा हूं हमारे थाना क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की गई, उसमें भी कार्रवाई। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जो जमीनी स्तर पे होना चाहिए वो जमीनी स्तर पे अभी उस तरीके से पुलिस तत्परता से 100% रिजल्ट नहीं दे रही, और आपके उसमें रिजल्ट दे रही है तो हेड्स ऑफ है पुलिस को, और होना भी चाहिए। पुलिस की यही काम है, रात को 11:30 पौने 12 बजे आप गए और पुलिस तत्परता से आपके साथ लगी है, ये होना भी चाहिए, मैं यही कहूंगा जी। बिल्कुल, देखिए इंद्रवीर, आप एक खबर बताई और राजनारायण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी बताया कि पुलिस काम कर रही है और उनके पास एक नहीं कई बार फोन आया और वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट भी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश पुलिस अपराधियों के खिलाफ बड़े कार्रवाई करती है, लगाम लगाने के लिए लगातार एक के बाद एक कई ऑपरेशन भी चलाती है और बड़े से बड़े अपराधी नतमस्तक भी हुए हैं। और हमने देखा है कि किस तरीके से गाजियाबाद में जो यूट्यूबर थे, एक्स मुस्लिम थे, उनके आरोपियों को किस तरीके से पुलिस ने एनकाउंटर किया। तमाम अपराधियों के साथ लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस एक अलग तरीके से डील कर रही है, उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। और ऐसा है भी, पुलिस चाहे तो बड़े से बड़ा अपराधी सरेंडर कर जाएगा, पुलिस से बड़ा कोई पुलिस चाहे तो पुलिस चाह लेगी, तो छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी हो अपराधी, वो कहीं ना कहीं पुलिस की गिरफ्त में होगा। ये पुलिस के चाहने के ऊपर होता है और कई जगह दिखता भी है कि पुलिस जब चाहती है तो रिजल्ट सामने होता है। इंद्रवीर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, राजनारायण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी के ही नेता के ऊपर हमला हो गया है, तो सवाल उठते रहते हैं। लेकिन जो बीजेपी नेता है राजनारायण मौर्य जी, वो उनका कहना है कि वो पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट है। फिलहाल हमारे साथ हमारे दूसरे सहयोगी अवनीश भी बने हुए कानपुर से। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है? अखंड, जिस तरीके से हम लोग कल बिजली संकट को लेकर के बात कर रहे थे और एलपीजी संकट लगातार क्योंकि बना हुआ है, तो उस पर बात करना जरूरी है क्योंकि लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। और कानपुर एक ऐसी जगह है, कानपुर का काकादेव, जहां पर कोचिंग मंडी है, और उस कोचिंग मंडी में आपको बता दें कि लगभग 1 लाख से ज्यादा जो छात्र हैं इस वक्त जो है एलपीजी के कारण कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रहे हैं। और
परेशान है, क्योंकि वहां पर लगभग आपको बता दें कि 500 कोचिंग है और जिसमें 1 लाख छात्र जो है पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें से नीट, IIT, SSC इस तरीके के जो कोर्स है जिनकी पढ़ाइयां जो है लगातार चल रही है। और आपको बता दें लगभग 80,000 से ज्यादा जो छात्र हैं जो ढाबा, रेस्टोरेंट इस टाइप के जो जगह है उनमें जाकर के खाना खाते हैं। और पीजी में भी जो है कहीं ना कहीं खाना जो है लोगों का बनता है, लेकिन क्योंकि ये सभी चीजें एलपीजी से चलती हैं, सभी जो है चीजें एलपीजी सिलेंडर से जो है कहीं ना कहीं बनाई जाती हैं, तो इस समय जो है क्योंकि एलपीजी नहीं मिल रही है, तो जो रेस्टोरेंट है, आसपास के जो ढाबे हैं जो एलपीजी के माध्यम से चल रहे हैं, तो वो लगभग सभी बंद हैं। और जिसके कारण जो वहां पर पढ़ाई करने वाले छात्र हैं वो खाना नहीं खा पा रहे हैं। सुबह का जो से शाम तक कई बार खाने वाले जो छात्र हैं वो एक टाइम खाना खा करके अपना गुजारा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर खाने के लिए ही अगर छात्र को परेशान होना पड़ेगा, तो जिसकी वो पढ़ाई कर रहा है वो पढ़ाई कैसे कर पाएगा। तो एलपीजी संकट ने इस वक्त जो है काकादो जो कोचिंग मंडी है उसको पूरी तरीके से प्रभावित कर रखा है। वहां के जो ढाबे हैं, रेस्टोरेंट है वो बंद है। जो एलपीजी के छोटे छोटे सिलेंडर लेकर के लोग कमरे में अपने बना रहे थे, जो है खाना बना करके गुजारा कर रहे थे, उनका सिलेंडर रिफिल नहीं हो पा रहा है। छोटे सिलेंडर की बात छोड़ दीजिए, जो घर के सिलेंडर है वो भी कहीं ना कहीं रिफिल नहीं हो पा रहे हैं। तो काफी संकट जो है कानपुर के इस मंडी में, कोचिंग मंडी में देखने को मिल रहा है। अखंड अवनीश, लगातार हमने देखा है कि अधिकारी फील्ड पर हैं और कहीं ना कहीं जो पहले तस्वीरें आ रही थी, बड़ी बड़ी लंबी लंबी कतारें थी, हॉकर्स सड़क पर दिखाई नहीं देते थे, लेकिन राजधानी लखनऊ में हमने देखा है कि जब से डीएम फील्ड पर आए और अन्य जिलों में भी हमने देखा है कि जो कतारें हैं वो बेहद बहुत कम हो चुकी हैं और हॉकर्स के भी पास अब 4-5 की तादाद में सिलेंडर मिल रहे हैं। लेकिन अवनीश, जो सुनने में भी आ रहा है कि अब तो कमर्शियल सिलेंडर भी थोड़ा बहुत धीमे धीमे रिलीज किए जा रहे हैं, मिलने लगे हैं, तो क्या अभी तक जो कानपुर में हालात वो नहीं सुधरे हैं? क्या वहां पर भी इस तरीके की लंबी लाइनें, अभी भी लोग सिलेंडर को लेकर के परेशान हैं, सिलेंडर आम लोगों को भी नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि अधिकारी तो फील्ड में और वो बिल्कुल केंद्र सरकार भी कह रही है कि उनके पास पर्याप्त स्टॉक है, हर जगह से भी खबरें आ रही है कि पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन उसको जो ये ब्लैक मार्केटिंग है, कालाबाजारी, उसको रोकने के लिए भी लगातार अधिकारी फील्ड पर हैं। और हमने अभी एक खबर भी दिखाई थी किस तरीके से 1483 जगहों पर छापेमारी की गई थी, 24 एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें 4 जो एलपीजी संचालक थे उनको भी गिरफ्तार किया गया था, उनके खिलाफ एफआईआर लिखी गई थी, 6 लोगों को तत्काल गिरफ्तार भी किया गया था। क्या अभी भी हालात वैसे ही हैं जैसे पहले थे या उसमें कुछ कमी आई है? लोगों को धीरे धीरे सिलेंडर या आपूर्ति जो हो रही है वो मिलती हुई दिखाई दे रही है? देखिए अखंड, लगातार जिलाधिकारी इस पे काम भी कर रहे हैं। लगभग 18 नंबर जो है प्रोवाइड किए गए थे, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं अगर परेशानी हो रही थी तो उसको तो सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था कहीं ना कहीं डीएम ने की थी। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि ऊपर से जो है जब आदेश दिए जाते हैं तो नीचे के अधिकारी अगर प्रॉपर रूप से अगर उसमें काम ना करे तो कहीं ना कहीं छवि जो है जिले के जो मुखिया होता है या प्रदेश का मुखिया होता है उसकी खराब होती है। तो आपको बता दें कि लगभग 18 नंबरों में से 16-17 जो नंबर थे वो बंद हो गए थे और 2 ही नंबर काम कर रहे थे, जिसमें जो नीचे के जो एसडीएम है जो इस पे लगाए गए हैं वो इस वक्त जो है उन समस्याओं का निस्तारण करते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी समस्याओं को सुना जा रहा है, उसका निस्तारण भी हो रहा है, लेकिन क्योंकि खपत ज्यादा है, जो है कानपुर में खपत ज्यादा है और लोग दूर दूर से भी यहाँ पर रहते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो एक ऐसा सेक्टर है कोचिंग सेंटर, क्योंकि जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कोचिंग सेंटर में खपत ज्यादा होने के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर जो कमर्शियल सिलेंडर है उनकी जो एलपीजी के जो आम सिलेंडर है उनकी जो समस्या थी उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार जरूर देखने को मिल रहा है। लोगों को अगर शिकायत कर रहे हैं तो उनकी शिकायतों का निस्तारण हो रहा है और जो सिलेंडर है उनके घरों तक पहुंचाए भी जा रहे हैं, लेकिन पूरी तरीके से भी वो भी समाप्त नहीं हुआ। अभी वो 10 से 20% का अगर कहा जाए या 25% कहा जाए तो सुधार देखने को मिल रहा है, लेकिन 75% अभी भी लोग परेशान हैं। और कॉमर्शियल सिलेंडर में भी कोई इस तरीके की जो है बहुत अच्छा सुधार साफ तौर पर देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे ठेले हैं, बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो इसके माध्यम से चल रहे हैं, अभी भी वो बंद हैं, खुले हुए नजर नहीं आ रहे। जो भट्टी के माध्यम से जो काम करते हुए जो लोग हैं, जो रेस्टोरेंट चला रहे हैं, वो ही अभी पूरी तरीके से कार्यरत हैं। लेकिन जो बहुत ऐसे कमर्शियल सिलेंडर जिनसे लोगों का घर भी चल रहा था, लोगों का जो भूख मिट रही थी, जिनका कुछ जो है इससे लोग कमा रहे थे या जो इसके माध्यम से अपनी भूख को मिटा रहे थे, अभी लोग काफी जो है परेशान कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अवनीश, हमने भी देखा और लखनऊ में भी हमने देखा कि
कुछ जगहों पर जो कुछ चीजों के रेट भी बढ़ चुके हैं। कुछ लोगों ने अपने आप से, क्योंकि सिलेंडर के रेट में नहीं मिल पाना या सिलेंडर के रेट में बढ़ोतरी होना, क्योंकि कई जगह ऐसी खबरें आ रही हैं कि जो सिलेंडर 900-950 का है वो सिलेंडर लोगों ने 3, 3,500, 4,000 में खरीदा है। ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपदा में अवसर, हर आदमी आपदा को अवसर में तब्दील करना चाहता है और शायद यही कारण है कि इस तरह की चीजें आ भी रही है। सामानों के भी रेट कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने अपने मन से बढ़ा दिए हैं। उनको लगता है कि उनकी जो लागत है वो भी नहीं निकल पाएगी, तो इसलिए उन्होंने रेट बढ़ाया। लेकिन ये बात जो सबसे ज्यादा निकल करके सामने आ रही है कि सबसे ज्यादा पैनिक बुकिंग हो रही है, लोग परेशान हैं। इसलिए अगर आमतौर पर अगर 100 बुकिंग होती थी तो उसकी अपेक्षा अब 160, 170 की बुकिंग हो रही है, जिससे इस मैनेजमेंट, ये स्थिति को मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि तमाम जगहों से इस तरीके की सुखद तस्वीरें आ रही हैं कि थोड़ी बहुत जो लाइनें हैं या हर जगह से जो तस्वीरें आती थी उसमें कमी देखने को मिली है। लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड पर अधिकारी काम कर रहे हैं, अगर उसमें सभी अधिकारी, जैसा कि अवनीश ने बताया, कि सभी अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और ईमानदारी से काम करेंगे, तो जो आज के हालात हैं ये पूरी तरीके से बदले हुए नजर आएंगे। जो लोग परेशान हैं शायद उनकी परेशानी दूर होती हुई दिखाई भी देगी, और जिन जगहों पर ये अधिकारी काम कर रहे हैं वहां के हालात जरूर बदले हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को, उन लोगों की समस्या, उनकी परेशानी सब सुनते हुए उनके निराकरण के लिए अधिकारी भी मैदान में तैनात है और उसको कर भी रहे हैं। तो अवनीश बात कीजिएगा, क्योंकि कानपुर के भी जिलाधिकारी बड़े ही मेहनती हैं और ये स्वच्छ छवि के ईमानदार हैं और लगातार फील्ड पर आपने भी दिखाया है और हमने भी देखा है, हमारे दर्शकों को दिखाया है कि किस तरीके से वो कानपुर में कोई अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए लगातार काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके की स्थितियां हैं अभी भी कानपुर में, औद्योगिक नगरी है कानपुर, और वहां पर जो छात्र हैं, अवनीश ने बहुत बड़ी बात है, बेसिक चीज, बुनियादी चीज बताई है कि बड़ी संख्या में 1 लाख से अधिक काकादेव इलाके में ही अगर छात्र हैं, और अगर वहां पर इस तरीके से सिलेंडर की शॉर्टेज होगी तो वहां पर जो बच्चे पढ़ने के लिए गए हैं वो अपने भूख मिटाने के लिए कैसे वहां पर रहेंगे, कैसे अपनी भूख को मिटाएंगे, कैसे अपनी समस्या से पार पाएंगे, इसको जरूर ध्यान देना चाहिए। और ये कानपुर प्रशासन को इसके ऊपर कोई ना कोई जरूर कदम उठाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि छात्रों के लिए उनके साथ पढ़ाई के साथ साथ भूख भी बहुत जरूरी चीज है, और ये सभी के लिए, छात्रों के लिए नहीं है बल्कि, क्योंकि वो अपना घर छोड़ करके आते हैं तो शायद उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। तो कानपुर प्रशासन को इसको लेकर के कोई ना कोई जरूरी कदम जरूर उठाने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए। अगर कोई हो सके तो जिलाधिकारी से जरूर इस पूरे मामले में बात कीजिएगा, और क्या वैकल्पिक व्यवस्था वहां के उन छात्रों के लिए हो सकती है उस पर भी जरूर रिएक्शन लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जितेंद्र हमारे साथ बने हुए बस्ती से। जितेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से 2 दिन पहले देखा गया था कि विक्रम जोत में एक सीएससी पे जिस तरीके से कहके एक बाबू जो है एरियर बनाने के नाम पे 45,000 रुपए की डिमांड करता है, और जो महिला है उस महिला ने आरोप भी लगाया था, महिला के जो भाई ने वीडियो बनाया, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल हो गया था। फिलहाल इस पूरे मामले में सीएमओ द्वारा किसी तरह कोई बयान नहीं आया, अधिकारी द्वारा कुछ किसी तरह की कोई टिप्पणी भी नहीं की, ना ही कोई बात बताई गई। लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, जिस वायरल वीडियो को देखने के बाद स्वयं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने हैंडल से उन्होंने ट्वीट भी किया, उन्होंने सोशल मीडिया पे डाला, और तत्काल जो बाबू है उसको तत्काल उन्हें निलंबित भी कर दिया गया, और तत्कालीन जो है पुलिस को उसमें मुकदमा दर्ज कार्रवाई की भी बात की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में ब्रजेश पाठक ने जो अपने ट्विटर हैंडल से अपने सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला, उन्होंने ट्वीट भी किया कि तत्काल बाबू को जो है उनको वहां से तत्काल बाबू को हटाया जाए और उसके बाद तत्काल मुकदमा दर्ज हो। इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया, लेकिन एक बात साफ इसमें ये भी देखिए कि विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है उनके ऊपर की क्या इस तरह की हरकतें उन्होंने पहले भी की है कि किसी से एरियर बनाने के नाम पे और भी उन्होंने कोई डिमांड की है। अब उनकी आय की और साथ साथ में उनके पूरे जिस तरह के जो पिछड़ा जो करियर में जिस तरीके से उन्होंने जो भी जहां पोस्टिंग की है, जहां कार्य किए, सबकी जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में जांच करने के बाद क्या कार्रवाई होती है, क्या नया मामला सामने आता है, ये देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक ने स्वयं इस मामले को संज्ञान लिया, मामले को संज्ञान लेकर इस तरह की कार्रवाई की गई है। खंड क्या अब उत्तर प्रदेश में सीएम जब संज्ञान लेगा, जब डिप्टी सीएम संज्ञान लेगा, मंत्री जब संज्ञान लेगा, तब कार्रवाई होगी? क्या ट्विटर से सरकार चलेगी? ट्विटर पे अगर कोई शिकायत करेगा, सोशल मीडिया पर जब कोई कंटेंट, कोई वीडियो, कोई भ्रष्टाचार की शिकायत होगी, तब क्या सरकार उस पर संज्ञान लेगी या फिर उस पर कोई कार्रवाई होगी? अब आप सोचिए कि एक वायरल वीडियो होता है, उसका संज्ञान लेकर के डिप्टी सीएम कार्रवाई करते हैं, सीएमओ साहब उस पूरे मामले पर कोई रिएक्शन ही नहीं देते हैं, उस पर कोई कार्रवाई की बात ही नहीं करते हैं। तो सबसे पहली जिम्मेदारी तो उनकी ही थी कि जब उनके मामले में पूरा का संज्ञान में पूरा मामला आया तो कोई ना कोई तो कार्रवाई उनको करनी चाहिए थी। कि आप सोशल मीडिया के सहारे या मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और मंत्री कार्रवाई करेंगे? देखिए, जब इस मामले में सीएमओ से बात की गई उच्च अधिकारी की, उन्होंने एक चीज साफ कहा, उन्होंने कहा कि जो वीडियो सामने आया है उस पर जांच की जाएगी, जांच करने के बाद जो भी कार्रवाई होती है वो की जाएगी।
क्या इस वीडियो की जांच करना और स्वयं डिप्टी सीएम द्वारा उसे पोस्ट कर देना तो स्वाभाविक बात है। बिल्कुल जितेंद्र बिल्कुल बिल्कुल जांच नहीं की, उन्होंने तो देखा और वीडियो देखने के बाद तुरंत आदेश दे दिए, कार्रवाई कर दी। अभी आपके मामले में जब संज्ञान में ये पूरा का पूरा मामला आया तो आप जांच कराने बैठे, ठीक है, अगर वो निर्दोष निकलता तो उसको बहाल कर देते लेकिन प्राथमिक तौर पर जब वीडियो वायरल हो रहा है, हर जगह दिखाई दे रहा है और उप मुख्यमंत्री इस मामले को संज्ञान में लेकर के उस पर कार्रवाई कर रहा है, आप तो वहां पे जिले पे हैं, आपकी तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती थी और आपको अभी उस पर जांच करानी थी पहले। बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से अगर डिप्टी सीएम ने संज्ञान लिया तो स्वाभाविक बात है जो जिले में जो प्रथम जो सीएमओ है वो उनको इस बारे में कार्रवाई करनी थी। आप तत्काल उसे सबसे पहले आप उसे जो है कहीं अटैच कर दिए होते या मुख्यालय में कहीं बैठा दिए होते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस तरह के कोई चीजें नहीं की। साफ तौर से ये कह सकते हैं कि हो सकता हो ये लीपा पोती का काम करना चाहते हो, किसी तरीके से मैनेजमेंट करना चाहते हो, लेकिन हो सकता हो कि शायद सीएमओ के जो इस उम्मीदों पे पानी फिर गया और डिप्टी सीएम ने तत्काल इस पे कार्रवाई कर दी। तो स्वाभाविक बात है इस पूरे मामले में अगर सीएमओ ने कार्रवाई नहीं की तो वाकई में बात है कि ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम ने कार्रवाई की। क्या डिप्टी सीएम ने कोई टीम अपनी वहां से भेजी नहीं कि वहां भेजने के बाद उन्होंने जांच किया, उसके बाद उन्हें बाबू को हटाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभाविक कह सकते हैं जो सीएमओ है या जो अधिकारी है कहीं ना कहीं वो आपसी तालमेल और अपना जो मेल बनाने के चक्कर में रहते हैं और बाबू पे कार्रवाई उन्होंने नहीं किया। फिलहाल अब देखना होगा आगे क्या इसमें होता है। अखंड दिक्कत यही है ना कि आजकल की डेट में उत्तर प्रदेश में जैसे लगता है कि सोशल मीडिया सरकार चला रहा है, सोशल मीडिया विपक्ष को चला रहा है, सोशल मीडिया लोगों को चला रहा है, सब कुछ सोशल मीडिया ही चला रहा है। कार्रवाई जिस अधिकारी को करनी चाहिए वो जांच की बात कर रहे हैं और जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो ट्रेंड कर जाता है, उप मुख्यमंत्री तक पहुंच जाता है तो वो उस पर कार्रवाई करते हैं। आपकी प्राथमिकता थी पहले कि जैसे ही आपके मामले में आपके संज्ञान में पूरा मामला है आपको त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर वो जांच में दोषी नहीं निकलता तब उसको आपको बहाल करना चाहिए था, लेकिन पहले आप जांच कराएंगे और उस जांच में कितनी आंच आएगी वो साफ तौर पर दिखाई देगी। फिलहाल इतना जरूर है इस तरीके के तमाम मामले कहीं ना कहीं सवाल की सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। अधिकारी तो अपनी 60 साल की नौकरी करेगा ही करेगा और कहीं ना कहीं इस तरीके के भ्रष्टाचार के जब मामले सामने आते हैं तो लगातार सरकार के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल इस कार्रवाई के लिए सूबे के उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद इसलिए देना चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों में अगर कार्रवाई होती है तो लोगों का मनोबल, जो अपराधी जो भ्रष्टाचारी होते हैं उनका मनोबल जरूर टूटता है। वो सोचते हैं या उनको वो विचार करते हैं ऐसे किसी भी काम को करने से पहले कि अगर उन्होंने कोई काम ऐसा किया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी सवाल खड़े होता है कि जिस व्यक्ति को प्राथमिकता के साथ इस पूरे मामले में जांच की जगह पर कार्रवाई करनी चाहिए थी वो जांच की बात कह करके बसता हुआ नजर आता है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार में अगर अच्छे लोग बैठे हो, सरकार में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री अपनी जिम्मेदारी को समझते हो तो शायद ऐसे अपराधियों, ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई होगी। फिलहाल अगर जितेंद्र इस पूरे मामले पर अगर हो सकेगा तो सीएमओ से जरूर बात कीजिएगा कि आखिरकार बहुत से ऐसे मामले आते हैं और हमने ही अपने चैनल पे, आपने ही कई खबरें दिखाई हैं, उन कितने मामलों पर जांच हुई और उसके बाद जांच में से किसी के ऊपर आंच आई वो भी जरूर बताइएगा और उनसे उसका जरूर इस बारे में रिएक्शन लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए ये सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं कि जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो कार्रवाई करे, वो जिम्मेदारी तय करे, वो बचता हुआ नजर आता है, जांच की बात कर करके निकल जाता है और जांच में किसी को आंच आते नहीं है। बहरहाल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में खबर एक जगह तक सीमित नहीं रह जाती, बल्कि बहुत आगे तक फ्लो कर जाती है और इसी का नतीजा है कि जब खबर आगे तक पहुंची तो उस पूरे मामले में कार्रवाई भी हुई और विभागीय जांच के भी आदेश दे दिए गए हैं, जैसा कि जितेंद्र ने बताया। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।